नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। शनिवार को दिल्ली में होगी संयुक्त कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। राज्य के विभिन्न मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। वन विभाग की एनओसी और क्लियरेंस संबंधी मुद्दों से भी कराया अवगत। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल का बड़ा बयान। पार्टी की गुटबाजी पर जताई चिंता। कहा, कांग्रेस को सोच और नीति में बदलाव की जरूरत। राजधानी देहरादून में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। पलटन बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोग। प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। अल्मोड़ा में गरमाया 6 महीने से वेतन नहीं मिलने का मामला। दूसरे दिन भी विभागीय कार्यालय पर डटे रहे वन श्रमिक। अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने की दी चेतावनी। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर दिल्ली का रुख कर रहे हैं और इसी के चलते मुख्यमंत्री धामी शुक्रवार को दिल्ली के उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम करेंगे। तो वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार को विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस बीच मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भेंट भी कर सकते हैं। तो वही आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया द्वारा नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काशीपुर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और उम्मीदवार रहे दीपक बाली को नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस उम्मीद पर वो पूरी तरह खरा उतरेंगे। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उन पर भरोसा जताने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कभी भागता नहीं है, वो जीतता है और सीखता है। एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए भी कार्य करता रहूंगा और जल्दी संगठन को मजबूत करते हुए इसका विस्तार भी किया जाएगा। साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चंपावत से चुनाव लड़ेगी। स्थिति में हमेशा रहती है और चुनौतियों का सामना करने के लिए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बना है। तो आज अध्यक्ष पद के लिए मैं धन्यवाद करूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व को और अपने राज्य के नेताओं को जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और अब प्रदेश की टीम बहुत जल्द से जल्द हम घोषित करके उसके बाद राज्य स्तरीय और विधानसभा स्तरीय सारे संगठन को प्रदेश के अंदर खड़ा करेंगे। सारे कार्यकर्ताओं को एक माला में कैसे पुरोएंगे और कैसे संगठन खड़ा करेंगे, ये बड़ी चुनौती रहेगी। नहीं, सब मिलकर खड़ा करेंगे संगठन। देखिए, ठीक है, अध्यक्ष एक पद है, लेकिन कोई भी काम मिलजुल कर होता है। तो बहुत सारे हमारे प्रदेश के नेता हैं जो मिलकर संगठन को साथ में खड़ा करेंगे और हर चुनौती को हम लोग आपस में मिलजुल कर सामना करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस की गुटबाजी पर चिंता जताई। मीडिया से बात करते हुए गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही साथ आपसी गुटबाजी पर भी फोड़ा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने काम करने का तरीका, सोच और नीति में अगर बदलाव करेगी तो भविष्य में सत्ता पर काबिज हो सकती है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ उपचुनाव में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने मजबूत प्रत्याशी उतारने की बात कही। कुंजवाल ने उपचुनाव में जीत दर्ज करने का दावा भी किया। कांग्रेस की जो अपनी नीतियां हैं, जो सोच है, जो काम करने का तरीका है, उस सब को जनता समझेगी तो भविष्य में सत्ता में कांग्रेस आएगी। और अभी ऐसा नहीं है कि चुनाव हम हार गए हैं तो हम खत्म हो गए हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सीरियस मोड पे जाएगी। निश्चित रूप से उपचुनाव को हम जीत की रणनीति बना करके लड़ने का प्रयास करेंगे और वो हमारा प्रदेश नेतृत्व तो उसकी तैयारी भी कर रहा है। और इस समय तो सारे हमारे प्रदेश के वर्कर भी खाली हाथ बैठे हैं और नेता भी बैठे हुए हैं। सबकी ड्यूटियां लगेंगी, सब जाएंगे और अच्छा कैंडिडेट का चयन नेतृत्व कर रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपनी सर्वे वगैरह करना शुरू कर दिया है। तो मुझे तो ये विश्वास है कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय हो रही है, वो इस संभवत में भी देखने को आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। कोरोना ने लोगों की जिंदगियों में, आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक बार फिर से पाबंदियां लगा दी हैं। अगर बात की जाए धर्म नगरी हरिद्वार की, तो लोग लापरवाही से बिना मास्क लगाए गंगा घाटों पर घूम रहे हैं। अधिकतर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और ऐसे में धर्म नगरी हरिद्वार में भी नियम और कानून को एक बार फिर से लागू किया गया है। आसपास के जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर को देखते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी किए कि शहर में बिना मास्क निकलने वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन भी अब अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। सुनिश्चित कराया जाए कि शहर में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर न निकले। भीड़ भाड़ वाले बाजारों, गंगा घाटों के साथ चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर नई गाइडलाइंस आने के बाद जांच भी की जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वेंडिंग जोन बनाया सर, उसका यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया 100-150 को पता ही है कि नेक्स्ट मंथ से हमारी चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है और हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो भी हमारे तीर्थयात्री देश विदेश से आते हैं वो हरिद्वार में आकर हरि के पैड़ी पर माँ गंगा स्नान करके इसके बाद वो अपनी यात्रा की आगे प्रस्थान करते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा गया था कि कुंभ के उपरांत यहाँ के रोडीबेल वाला क्षेत्र में या हरि के पैड़ी के आसपास काफ़ी अवैध ढंग से लोग आ गए थे यहाँ और अपने ठेले और तरह तरह के तंबू कनात लगा के यहाँ रह रहे थे। तो प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि नगर निगम, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक ज्वाइंट टीम इन सभी को चिन्हित करके इनको हटाने का काम शुरू कर दिया है और आज काफ़ी व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। और स्थानीय पुलिस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि ये सुनिश्चित करें कि दोबारा वहाँ अतिक्रमण। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां सर्वाधिक भीड़ वाले बाजारों में कोविड नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बाजारों में लोग घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो वही पलटन बाजार के व्यापारियों का कहना है कि व्यापारी वर्ग की तरफ से कोविड नियमों को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से सहयोग मिलता नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि डॉक्टर भी लोगों को सचेत कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। कोविड दोबारा से आ रहा है, इसलिए पहले की तरह ही इसमें एक तो हम डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। जैसे पहले करते थे उसी तरह से सब प्रिकॉशन तो वही लेने पड़ेंगे क्योंकि सेम प्रॉब्लम है ये। इन सब का ध्यान रखते हुए और वैक्सीनेशन जिस किसी का नहीं हुआ है उसका वैक्सीनेशन ज़रूर करा ले, क्योंकि हम जो तीसरी लहर में बच पाए वो वैक्सीनेशन की वजह से ही बच पाए हैं। अब जो कोविड के विषय में जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि हमसे कोई भूल हो रही है शासन प्रशासन से, व्यापारी वर्ग से, जो ये कोरोना बार बार पलटकर हम पर वार कर रहा है। हम पिछली बार भी सचेत हुए थे और अनहोनी हो गई थी, लेकिन अब की बार हमारा व्यापारी भाई कोई नहीं चाहेगा कि बाजार बंद हो, इसलिए हम पहले से तैयार हैं इसके लिए कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, जो भी मतलब कोरोना से
लड़ाई लड़ने के लिए नियम फॉलो किए जाएंगे, हम उसके लिए पहले से तैयार हैं। देखिए, जैसा मौसम में आपने देखा गर्मी बढ़ गई है, तो कोरोना की भी आहट जो है होने लगी है। हम रोज़ देख रहे हैं कि 2, 4, 10 आदमी कोरोना के बढ़ ही रहे हैं। तो अब हमारे व्यापारियों की तरफ से सभी जो है जितने भी व्यापारी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस पर सख्त जो है कार्रवाई करे। और जैसे उन्होंने किया है कि 500 रुपये का चालान और 1000 रुपये का चालान, वो ऐसे नहीं है कि बोलने से होगा, वो करना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा। क्योंकि बीच में जो है अगर आएंगे नहीं, आप देखो मैक्सिमम लोग जो है बगैर मास्क के घूम रहे हैं, तो इससे बीमारी फैलेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो जो उन्होंने बोल दिया कि हम लोग चालान करेंगे, मगर चालान जो है वो मार्केट में नहीं आ रहे। तो अगर यही हालात रहेंगे तो ये फिर कोरोना कहीं ऐसा ना हो कि अपना भयावह रूप ले ले। तो हम लोग व्यापारी लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मास्क और सैनिटाइज़र हम लोग दुकानों पर रख रहे हैं, जिससे क्या है जो भी कस्टमर आ रहा है तो हम लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई सैनिटाइज का उपयोग करो और मास्क का प्रयोग करो। मगर क्या है कि गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर जैसी स्थिति चल रही है, अगर यही हाल रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई लॉकडाउन वाली स्थिति आ जाए। देखिए, जब से ये सुनने को मिला है कि कोविड दोबारा से अपने पैर पसार रहा है, तो सबसे पहले तो हम व्यापारियों ने जो है अपनी कमर कस ली है। हमने दुकानों पर सैनिटाइज़र, जो कस्टमर बिना मास्क के आता है उसे सामान नहीं देने के हैं, खुद हम लोग मास्क लगा के बैठते हैं दुकान पे। और थोड़ा सा व्यापारियों के तरफ प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है, तो व्यापारी को अभी से कमर कस लेनी चाहिए और प्रशासन को भी अभी से कमर कस लेनी चाहिए। प्रशासन को बाज़ारों के अंदर अपनी टीमें गठित करनी चाहिए, जिससे जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, जो उन पर चालान है वो होना चाहिए। बेफालतू की भीड़ ना लगाई जाए। इस चीज़ को अगर अभी से ध्यान रखेंगे तो शायद दोबारा से उस परिस्थितियों में देश नहीं पहुंचेगा जिस परिस्थितियों में हमने जो है 2020 और 2021। राज्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी आदित्य राणा ने मंगलौर गुड़ मंडी में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधन पर 3,51,000 रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। आदित्य राणा ने इस मामले में बैंक के उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ साथ मंगलौर कोतवाली प्रभारी को भी एप्लीकेशन देकर अवगत कराया और मामले की जांच की मांग की है। राणा का आरोप है कि उनका इंडियन ओवरसीज बैंक की मंगलौर शाखा में पिछले कई सालों से करंट अकाउंट है और उनके अकाउंट से लाखों रुपयों का लेन देन होता है। पर इस बीच बैंक ने उनके खाते से 3,51,000 रुपए टीडीएस के नाम पर काट लिए। काफी समय गुजार जाने के बाद उनके खाते में रकम नहीं लौटी, जिसके बाद आपको जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने बैंक कर्मियों के साथ साथ मंगलौर कोतवाल राजीव राठौन को भी अवगत करवाया। मैं यहाँ पे जो है 2017 से अकाउंट है और उस अकाउंट में ही मेरा सब लेन देन चलता है, करंट अकाउंट है। पिछले 1 महीने के अंदर मेरे अकाउंट से 3,51,000 रुपए जो है वो आईओबी बैंक ने काट लिया टीडीएस के नाम पे। ना मेरे को कोई इस चीज़ की जानकारी नोटिस दिया जा रहा है, ना मेरे को बताया जा रहा है कि किस लिए मेरे से डेबिट काटे अकाउंट में से निकाले जा रहे हैं। मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ। 1 महीने से मैं चक्कर काटता हुआ थक गया हूँ इस बैंक के। बैंक का मैनेजर छुट्टी पे है, वो मोबाइल फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और आज मुझे मजबूरीवश जो है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी है। इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रहा हूं मंगलौर कोतवाली में और मीडिया से रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करें। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां नगला इमरती गांव की नंदा कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी का परिवार कुछ ही मिनट में सड़कों पर आ गया। जी हां, आपको बता दें कि ये मामला किसी अवैध मकान या फिर किसी स्थान को कब्जा मुक्त कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई के बारे में नहीं है। बाकायदा प्रशासनिक अधिकारी भी सरकारी आदेशों की पालना के लिए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई अमल में लाते हैं, लेकिन नगला इमरती गांव में रिहायशी मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करने के दौरान ये पूरा मामला कुछ उल्टा नजर आया। इस दौरान कोई अधिकारी न्यायालय के आदेश की पालना के लिए मौजूद नहीं रहा, तो वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि निर्माण ध्वस्त करते समय क्षेत्रीय पुलिस मौजूद रही और पुलिस के बल पर कुछ दबंगों ने बुलडोजर चलाया। फिलहाल पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। बहुत सारे क्या परिस्थितियाँ वहाँ पे रही होंगी, उसकी रिटर्न रिपोर्ट हमारे पास कानूनी की स्थितियों के हिसाब से और जो डॉक्यूमेंट्स क्या कहता है किन परिस्थितियों में मकान को तोड़ा गया है, उसकी जांच करके वो हमें देंगे। तो अभी तो जांच का ये विषय है और संभवतः कल तक हमें रिपोर्ट क्लियर मिल जाएगी। क्या हुआ था जी हम थे नहीं इधर, हम डॉक्टर के लिए जा रखे थे
इनने सारा हमारे सारे तो डंगर खोल के भगा दिए। कितने डंगर थे? जी 8 गाय थी और 5-6 भैंस थी, 10-15 डंगर थे हमारे सारे। किन लोगों ने भगाए? जिसने मकान तोड़ा उनने भगाए। एक तो डॉक्टर था, एक कप्तान था, एक ब्यूटी पार्लर वाली कविता थी, कई आदमी थे जी। उनने सारे 15-20 आदमी खड़े थे, सब ने डंगर भगा दिए हमारे सारे हैं। और मेरा सारा सामान डूब गया, कूलर, टीवी, फ्रिज, बेड, मेरे बक्से फाड़ कर सारा सामान निकाल लिया। कि नहीं पता कहाँ गए, जेवर भी थे और इसमें माला भी थी, मेरे पैसे की 10 माला थी, मेरे बच्चे के शादी की, सारा सामान उसका मैं था, सारा बाहर काट के फेंक दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां सल्ट में पिछले 6 माह का वेतन और खाद्य सामग्री नहीं मिलने पर गुस्साए वन श्रमिक दूसरे दिन भी विभागीय कार्यालय पर डटे रहे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि श्रमिकों के कहने के बाद भी वनाधिकारी उन्हें आश्वासन देकर मामले से पल्ला ही झाड़ रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। माह से हमें न तो वेतन मिला है और लगभग 2 वर्ष से राशन नहीं मिला है। जबकि हमने श्रमिकों द्वारा विगत 16/4/22 को रेंज कार्यालय में हमारे वन अधिकारी आए थे, उनको अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने तब भी हमारी नहीं सुनी। फिर दोबारा हम 25/4/2022 को कोटद्वार में प्रभागी वन अधिकारी महोदय के सामने फिर गए, जिससे कि उन्होंने हमारे को 7 दिन का समय दिया है। और वो 7 दिन का समय हमारा 2 तारीख को पूरा हो रहा है। ना हमें राशन मिल रहा है, ना हमें वेतन मिला है 7 माह से। और जबकि CTR में हमारे बगल में उनको 5 माह का वेतन भी मिल गया है और राशन उनका बराबर आ रहा है। अब हमारी जबकि आला अधिकारी कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए हम अभी कुछ दिन है कार्य बहिष्कार में बैठे हैं। उसके बाद कोर्ट द्वारा हम 2 तारीख से संपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी विभाग की है और हमारे उसकी सरकार की। एक कालाघाट टाइगर रिजर्व वन प्रभाग लाइस्टोन के मंदार रेंज के में कार्यरत है और इनका आज कार्य बहिष्कार का दूसरा दिन है। कल 27 तारीख को ये लोग यहाँ पे आए थे और अपने कार्य बहिष्कार की सूचना लेकर के संघ के आह्वान पर इनके अपनी जो मुख्यतः 2 मांगे हैं। एक तो इनको पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो पाया है, जैसे कि उन्होंने बताया कि हमको 5 महीने से किसी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो पाया, नहीं मतलब राशन दिया जा रहा है विभाग की तरफ से। इनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ये अपने रेंज कार्यालय के मुख्यालय पे कार्य बहिष्कार करते रहेंगे और ऐसे इनके द्वारा अवगत कराया गया कि यदि कार्य बहिष्कार के दौरान हमारा पारिश्रमिक का भुगतान या राशन आदि की व्यवस्था जो इनको पहले से दिया जा रहा था वो नहीं मिलता है, तो इन्होंने आगे की रणनीति कोटद्वार या अन्य बड़े मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन की जानकारी यहाँ पे दी है और इनका आज एक धरना या कार्य बहिष्कार का दूसरा दिन है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच राज्य में भीषण गर्मी के चलते तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस बढ़ती गर्मी का असर बाजारों में भी बखूबी देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग सिर्फ भगवान से बारिश की प्रार्थना करने में जुटे हैं, तो वहीं पलटन बाजार में गर्मी की वजह से सन्नाटा पसरा है। तो वहीं गदरपुर एसडीएम राकेश तिवारी ने तहसील प्रशासन और ARTO के साथ मिलकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें नेशनल हाईवे पर चल रहे ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों को सीज किया गया। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि लगातार मिल रही शिकायतों और सड़क दुर्घटना के कारण एक विशेष टीम बनाकर यह कार्रवाई की गई है। जिसमें रेत बजरी वगैरह ढोए जा रहे हैं, तो उसको ले जाया जा रहा है, जिससे एक्सीडेंट की संभावना और जाम की संभावना बनी रहती है। तो उसको देखते हुए आज मेरे द्वारा राजस्व विभाग की टीम के साथ औचक इनको चेक किया गया। उसके बाद इनको धर्म काटे पे इनको इनकी माप करवाई गई। तो देखा गया वास्तव में ओवरलोडेड गाड़ियाँ चल रही हैं
उसके पश्चात उनको सीज करके तहसील में खड़ा किया गया है और फर्दर कार्रवाई की जा रही है। सीज हमारे यहाँ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है कि सीज करके उसमें अर्थदंड लगाया जाता है, तो वही प्रक्रिया जो हमारे यहाँ होती है उसी के अनुसार कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।